कि मैंने सतारा से एक भीमराव भेजा था और तुमने यहाँ आकर अपने जैसे कई भीमराव बना दिए। मैं सतारा जाऊंगा और वहां बहुत ही फक्र से लोगों से कहूंगा कि भीमराव के बारे में मैंने जैसी कल्पना की थी वो मेरी कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है। धन्यवाद गुरुजी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे जन्मदिन पर यहाँ आए और बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। भीम, तुम्हारे सतारा से जाने के बाद तुमसे और रामजी बहू से मुलाकात ही नहीं हुई। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि चल के तुम्हें बधाई दें, खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। इसलिए हम सब आ गए। क्यों पंडित जी? क्यों नहीं सेठ जी, बिल्कुल। अब भीम, मुझे माफ कर देना। राम जी, आप भी माफ कर देना। उस दिन रात को मैं बिना बताए चला गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सतारा गया तो आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस आने वाला भी था, लेकिन सेठ जी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि भीम का जन्मदिन आने वाला है, फिर सब साथ में इकट्ठे चलेंगे। कोई बात नहीं मंगेश काका। भीम बेटा, बाबा की हालत तो तुम्हें पता ही है, फिर भी पेंशन से कुछ पैसे बचाकर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन पर ये एक नीले रंग का कोट उपहार में दिया। तो पूछेगा नीला रंग ही क्यों? क्योंकि नीला रंग ही आसमान का रंग होता है और मैं चाहता हूं कि तुम आसमान की बुलंदियों को छू लो। याद है बेटा, जब हम महू छोड़ रहे थे, यहाँ की हर दीवार को नीले रंग से रंगूंगा। जहां भी रहूंगा वहां से आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर जहाँ रहूंगा वहाँ से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। याद आया? देखो बेटा, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। जितना हो सकेगा उतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊंगा। और एक बाबा का अपने बेटे से वादा है, हमेशा आप लोगों को मेरी ही गलती दिखती है। अरे नहीं कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है बाला, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। झूठ झूठ होता है। जब आप लोगों को हमेशा मैं गलत ही दिखता हूँ तो फिर ये बात जानना ही क्यों कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ? बाला, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। यही तो दिक्कत है ना बाबा, मैं कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा भी बोलता हूँ तो हद से ज्यादा हो जाता है। हम दूर रहे वही अच्छा है।
लेकिन बाला भैया, ये जरूरी तो नहीं कि जब आप रहते थे वही समस्याएं वापस से शुरू हो। एक बार रहकर तो देखिए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। और क्या पता, जब हम सब साथ रहने लगेंगे तो सब ठीक भी हो जाए। बाला बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। सचमुच कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बुआ, लक्ष्मी, भीम, बाबा, मैं सबसे कह रहा हूं, अब हमारा साथ रहना नहीं हो पाएगा। रिश्ते तभी अच्छे हैं जब दूर दूर रहे। क्या सोच रहे हो? खुश हो रहे हो? लग रहा है बहुत बड़े आदमी बन गए हो तुम, क्योंकि ये सब सातारा वाले लोग आए हैं तुम्हें बधाइयां देने, शुभकामनाएं देने, तुम्हारा सम्मान करने। लेकिन इन लोगों की तरह मैं तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बद्दुआ ही दूंगी। नहीं, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ आपके, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। क्यों? नजरें झुका ली तुमने भी? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कि तुमने जीवन में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि जिस उपलक्ष्य में तुम्हारे सम्मान में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं बे, तुम जैसा बेटा कभी शर्मिंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शर्म है ही नहीं तुम में। ऐसा मत कहिए बीवा। क्यों? बुरा लग रहा है? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें क्या लगा कि तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, मैं सबकी तरह बधाइयां दूंगी तुम्हें? गलत सोचते हो तुम। ऐसा मत कहिए। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही दी है। नहीं, नहीं। और मेरे मरते दम तक बद्दुआ ही दूंगी तुम्हें। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके हाथ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। बेशरम। भीम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। सेठ जी, भीम का ये जन्मदिन हमें जिंदगी भर याद रहेगा। सही कहा मंगेश तुमने।
मंगेश, मंगेश काका, मंगेश। जी सर जी। आपके पीछे पीछे हम दोनों भी गए थे और छुपकर आपको जहर लेते हुए भी देखा। सब ठीक था, पर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब आप जहर को पीस कर हाथ धोने गए ना, हमने उसी वक्त पुड़िये को बदल दिया। याद आया? हितेश काका, क्या है ये सब? लोगों के जान का महत्व नहीं समझते आप? रोज उठ के मुझे परेशान करते हैं, वो ठीक है। मैं पढ़ाई ना कर सकूं इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन खाने में जहर? आज इन लोगों के जान को कुछ हो जाता तो सबके सामने मैं कलंकित हो जाता। ए भीमराव, ये दोनों कहानी सुना दी और तुमने मान लिया? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे ये कहे नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। जब ये लोग एक हाथ जन्मदिन मनाने खातिर यहाँ आए हैं तो उनकी हाँ में हाथ तो मिलाएगा ही नहीं भीमराव। ए जोखू भाऊ, तुम तो चुप ही रहो। आज तुम या तुम्हारा कोई भी साथी कुछ नहीं बोलेगा। और आज जो भी भीम के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा ना, उसे हम हत्यारा मानेंगे और वो इस हत्या की कोशिश में शामिल माना जाएगा। अरे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। हितेश भाऊ के खिलाफ कोई सबूत है क्या? बोलो, बोलो। क्या हुआ? भीमराव, फिर एक दिन और काट दिया हमने। कैसा लगा हमारा जन्मदिन का तोहफा? राम जी, तू अब भजन गा और इसका जन्मदिन मना। वैसे आज भी वो साथ ही है। दीवा, तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ रहेंगे, समझ रहा है ना? और मैं तो हूं ही। कहाँ जाऊंगी तुझे छोड़ के? तू जाने थोड़ी देगा मुझे। दीवा, आज का ये दिन 14 अप्रैल सिर्फ सतारा में नहीं, सिर्फ बंबई में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और तब ना, तब ये भीमाबाई सतपाल गर्व से कहेंगी, ये मेरा भीमा है।
अब जाऊं? याद रख, तुझे जीतना है, लड़ना है। आई नहीं रुकूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। भीमराव, कल तक तुमने बहुत बाजा बजा दिए, आज हम भी इन्हें मनोरंजन के लिए बुला लाए हैं। आज से तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने तक हम रोज मनोरंजन करते रहेंगे। बेचारे ने बहुत उछल कूद की, लेकिन पैसों का जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाया। और ये राम जी कल तक तो हवा के घोड़े पे सवार था, लगता है उसे उसी घोड़े ने गुलत्ती मार के गिरा दिया। बेचारा राम जी। हितेश, तुम लोग किसी का मनोबल बढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम किसी को दुख पहुंचे ऐसी बातें तो मत किया करो। दलिया मत तुम हो ना भीम को खुशफहमी में रखने के लिए, तो दिलाइए उसे उम्मीद कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम लोग तुम लोगों की तरह झूठा दिलासा नहीं दिला सकते। भीमराव, तुम्हारे पढ़ाई करने के सपने का अंत हो चुका है। भीमराव, भीमराव, एक रास्ता मिल गया भीमराव, एक रास्ता मिल गया। गुरुजी, बताइए ना क्या रास्ता मिल गया। राम जी, मुझे अभी अभी शुभ समाचार मिला है कि बड़ौदा के राजा श्रीमान सयाजीराव गायकवाड़ महाराज आज बंबई पधारे हैं। अब एक बार जाकर देखिए। चलो भीम, पुस्तकें देने के संदर्भ में मैं कई बार महाराज से मिल चुका हूं। मेरा महाराज से मिलना अत्यंत आसान है। जा भीम, सोच क्या रहा है, जाके मिल लो महाराज जी से। भीमराव, दलिया अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें पूरा विश्वास है महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ भीमराव, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ बेटा। चलिए गुरुजी। चलो। हितेश काका, जिस बात पर आप अभी हंस रहे हैं ना, जल्दी उस बात पर दुखी भी होइएगा, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कि आप मेरे पति का पक्ष विपक्ष तय कर सके, या ये तय कर सके कि मेरे पति की जीत हुई या संघर्षों की हार। इसलिए खेल अभी शुरू हुआ है हितेश काका। हाँ, और यहाँ जो है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं यहाँ से, तब तक जब तक कि ये पता नहीं चल जाता कि राजा साहब के यहाँ क्या हुआ। अरे कहा यहाँ रहेगा? तो भीमराव कोनो लाट साहब है का? ये ओकरे खातिर हम अपन काम धाम छोड़ के यहाँ खड़े रहेंगे। जिस तरह से तुम लोग भीम का मजाक उड़ाकर हंस रहे हो ना, उसी तरह भीम को महाराज जी से छात्रवृत्ति लेकर आते हुए देखने का साहस भी दिखाओ। हवा में सोच रही हो डलिया अम्मा? अरे महाराज भीम को कोई छात्रवृत्ति नहीं देंगे, और तुम सब लोग अगर कह ही रहे हो तो रुक ही जाते हैं।
देख लेते हैं, अभी भीम निराश आएगा ना तो उसका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आएगा। जिसे रहना है रहे। मैं आपके इस दरबार में याचक हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये फैसला न्यायपूर्ण नहीं है। राजा के साथ बहस करना क्या उचित है? राजा के लिए हुए फैसले पर सवाल उठाना क्या उचित है? फिर से क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखना उचित ही है ना। भीमराव, महाराज से बहस करोगे ना तो महाराज बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझा? चलिए गुरुजी, महाराज की आज्ञा का पालन होना भी जरूरी है। क्षमा चाहता हूं। रुकिए भीमराव, महाराज ये अस्पृश्य है, इसे छात्रवृत्ति देने के लिए प्रचंड देव, मैं एक राजा हूं, किसी की जाति मेरे लिए सीमा नहीं बन सकती। मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता। मैं तो दरअसल भीमराव की परीक्षा ले रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भीमराव जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसका महत्व वो समझते हैं? आप सबको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने जो परीक्षा ली थी भीमराव की, उसमें वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि स्वयं उनका अपना राजा यदि उनके सामने खड़ा होकर कोई बात कहे, कोई फैसला ले, तो उस फैसले पर तर्क किया जा सकता है, अपनी बात रखी जाती है। तो महाराज, राजा साहब ने भीम को धन नहीं दिया होगा। अगर धन दिया होता तो अभी तक वो उछल कूद करके यहाँ पे आ गया होता। हा? अरे उनकी तो आदत है हर जगह जाए के अपन बेइज्जती करवाने की। तो वहाँ अपन बेइज्जती करवाएगा, अब मुंह लटका के ही आ जाएगा। अब जाऊं मैं अंदर? भीम को छात्रवृत्ति ना मिलने से मुझे भी खुशी ही होगी। यही सुनना था ना सबको। भीम के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद है। कहाँ चल दिए राम जी? अपने हारे हुए बेटे का स्वागत नहीं करोगे? हम तो बाजा वाजा भी बजाएंगे, क्यों भाइयों? हाँ, हम तो ढोलो बजाओ और नचबो करब। हाँ हाँ, जरूर नाचेंगे और ढोल बजाएंगे। बजाओ बजाओ। जिनके पास राम जी जैसा पिता हो, उसका बेटा कभी हार नहीं सकता है। क्या हुआ? आपको छात्रवृत्ति मिली या नहीं? मिली नहीं है, परंतु मिलने की अधिक संभावना है। संभावना बनी है मतलब बुआ, निकुंज नाम का एक लड़का है, हम दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी और हम में से जो भी ज्यादा अंक लाकर पास होगा, छात्रवृत्ति उसे मिलेगी। हाँ,
तो निकुंज ही जीतेगा। अरे भीम से क्या होगा? हा? मैं तो चाहता हूँ ये भीम हार जाए तो अच्छा है। अगर ये जीत गया ना तो फिर भाषण देना शुरू कर देगा। आपके चाहने से क्या होगा? जब परिणाम आएंगे तब देखिएगा। अरे क्या देखेंगे? यही कि कैसे मेरे पति संघर्ष करके जीतकर आगे की पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग। ले जाओ तुम्हारा ढोल ताशा यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे इस हालत में? घर की स्थिति देख रही हो तुम? इस स्थिति में कहां से लाएंगे इलाज के लिए पैसा मेरे लिए? और भीम तो मेहनत कर रहा है ना अपनी छात्रवृत्ति के लिए। इस परिस्थिति में अगर घर वालों को मेरे इलाज के बारे में पता चला ना तो ध्यान भट जाएगा सबका, और फिर हमेशा की तरह सब इलाज में, खाने में, इन सब के पैसे जुटाने में लग जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा लक्ष्मी, जाना पड़ेगा। सुनिए, आपको कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं। तो क्या करें लक्ष्मी, बताओ। हम मेरे मायके चले, कोकण, वहाँ आपका इलाज भी हो जाएगा। जब तक भीम बाबू और बाकी के चौल वाले आते हैं हम तब तक निकल जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। मशाल से दिए जलाने हैं, किंतु तुमने दिए से दिए जलाए, ऐसा क्यों? क्षमा करें महाराज, लेकिन मेरे लिए इन दियों का जलना शिक्षा के विस्तार जैसा है। शिक्षा की लौ एक दूसरे को ऐसे ही प्रज्वलित करती है जैसे अभी एक दिए की लौ ने दूसरे दिए को जलाया। महाराज, ऐसा करने से सब दिए जल भी गए और एक भी दिए का नुकसान नहीं हुआ। महाराज, हमें लगता है कि निकुंज का भी अपना कोई तर्क होगा। आप इससे इसका तर्क भी तो पूछिए। अवश्य। निकुंज, तुम्हें कुछ कहना है? जी महाराज। महाराज, मेरे लिए ये मशाल एक गुरु के जैसी है और ये दिए उसके शिष्य के जैसे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पढ़ ही ले। जो दिए टूट गए वो ऐसे ही थे जिनकी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। तो मैंने शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिक्षा के इसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है ताकि समाज में एक भी दिया जले बिना ना टूटे।